हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं राकेश यादव। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और जो हमारा चैप्टर है वो है अर्थशास्त्र का परिचय। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इसमें आपको हमारे पीडीएफ नोट्स और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारी दे दी जाएंगी। और अगर आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, eklavyastudypoint.com नाम से है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। इसमें हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। इन टॉपिक्स पर बात करेंगे हम। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र का पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। सरल शब्दों में अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा संसाधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उसके समाधान की कला है। यानी अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा दे तो इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन इनके कुछ शब्दों को अगर जानने की कोशिश करें तो जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी धन का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र में हम क्या देखते हैं, धन का अध्ययन कैसे किया जाए। अब धन के अध्ययन की जरूरत क्या है। तो धन के अध्ययन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि संसाधन जो हमारे पास है, यानी जो साधन है वो क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है उसके पास संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। अगर कोई देश है तो उसके पास भी संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। सीमित सेंस कि हमारे पास पैसे की हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है। हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं लेकिन संसाधन हमारे पास हमेशा कम होते हैं। अगर एक एग्जांपल लें, अगर हम एक पेन लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना, तो पेन जो आता है वो 100 रुपए का भी आता है और 5 रुपए का भी आता है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम 100 रुपए का ले लेंगे, लेकिन अगर हमारे पैसे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें विकल्प देखना पड़ेगा। तो वही चीज होती है कि अर्थशास्त्र में क्या देखा जाता है, समाधान की कला, यानी समाधान देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास या किसी देश के पास अगर संसाधन कम है तो वो क्या करता है, एक विकल्प देखता है, यानी उस समाधान से निकलने की देखता है किस तरह से उस समाधान से निकला जाए। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र क्या सिखाता है, अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है तो उस संसाधनों और उस संसाधन में किस तरह से चुनाव करके हम अपनी समस्याओं से आगे निकल सकें। ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या है, अर्थशास्त्र क्या सिखाता है, हमें एक समाधान सिखाता है कि किस तरह से हम अपने सीमित संसाधनों में और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है। तो अगर हम जाने, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें अध्ययन किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का। यानी अर्थशास्त्र में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, वस्तुओं का और सेवाओं का। अब वस्तु और सेवाओं में क्या अंतर होता है। तो वस्तु वो चीज होती है जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम खरीदते हैं। अगर पेन हम खरीद रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है, या कोई मोबाइल खरीद रहे हैं तो वो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हमारे लिए वस्तु है। ठीक है। लेकिन सेवाएं जो होती हैं वो भी क्या होता है, अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण, अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका सेवा क्षेत्र की भी होती है। तो सेवाएं क्या होती है, सेवाएं होती है जैसे एक डॉक्टर की सेवा हो गई, ठीक है, या फिर एक इंजीनियर की सेवा लेके हम घर बनवा रहे हैं, या एक टीचर हमें पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सेवा क्षेत्र में आती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन इसका भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इन चीजों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो उत्पादन, वितरण और उपभोग के द्वारा किया जाता है। तो उत्पादन सेंस क्या होता है, उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज का बनाना, यानी अगर कोई वस्तु बनाई जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, उत्पादन। तो हम क्या करते हैं शास्त्र में, किसी भी चीज के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या आता है, वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना वितरण कहलाता है। यानी अगर कोई चीज बनाई गई है, किसी चीज का उत्पादन किया गया है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना है तो वो क्या कहलाता है, उसका वितरण कहलाता है। और तीसरा क्या होता है, उपभोग। यानी जो वस्तु बनी थी उसके बाद वो एक मार्केट में आई है और उसके बाद उसे किसी ने इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, उत्पादन का, वितरण का और उपभोग का। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए। ठीक है। आगे हम देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जिस तरह से हमने देखा, उत्पादन हो गया, ठीक है ना, वितरण हो गया, उपभोग हो गया, तो एक अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है पहले समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संगठन की उस संरचना से होता है जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं कर जीवन यापन करते हैं। अब एक देश की अर्थव्यवस्था क्या है, तो एक देश की अर्थव्यवस्था होती है उस देश के नागरिक
राजनीतिक संगठन या आर्थिक संगठन जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आर्थिक संगठन या राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन वो क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? आर्थिक क्रिया वो होती है जिससे हमें क्या मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, पैसा मिलता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। और वो भी किस कैसे होनी चाहिए? वैधानिक तरीके से होनी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करके कमा रहा है या कोई कंपनी है वो प्रॉफिट लेके कमा रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? वैधानिक तरीका। किसी गलत तरीके से नहीं बल्कि वैधानिक तरीके से जो मनुष्य होता है वो क्या करता है? धन अर्जन करता है। ठीक है ना। तो एक देश की अर्थव्यवस्था में फिर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो एक देश के अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, एक फर्म के द्वारा, ठीक है ना, जो भी उत्पादन, वितरण या उपभोग किया जाता है वो सारे क्या होते हैं? एक अर्थव्यवस्था के स्रोत होते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में इन सब चीजों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है। आगे, अर्थव्यवस्था को सामान्य 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था किन चीजों से चलती है? एक चलती है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? निर्माण और विनिर्माण। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पादन होता है उसको क्या किया जाता है? अगले यानी दूसरे क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है? उसका निर्माण या विनिर्माण यानी सामान को बनाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो प्राथमिक क्षेत्र में पेड़ लगाया गया, ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या बनाएंगी? उससे फर्नीचर बनाएंगी या और भी जो चीज होती है वो बनाएंगी। तीसरा क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। यानी जो भी चीज उत्पादन होता है या निर्माण होता है उसको क्या किया जाता है? मार्केट में बेचा जाता है। तो मार्केट में लाने के लिए जो जिन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है वो तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। चाहे वो परिवहन हो गया, ठीक है ना, चाहे एक दुकान हो गई, दुकान पे अगर कोई सेवा दे रहा है, कोई सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, तो वो सब क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में, वो सेवा क्षेत्र में आ जाता है। तो एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 भागों में विभाजित करी जाती है और देश की अर्थव्यवस्था में इन 3 चीजों का जो होता है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हीं से एक देश की अर्थव्यवस्था है जो वो चलती है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये है एडम स्मिथ। यानी अगर अर्थशास्त्र की जब बात आती है तो एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को सबसे पहले एक विषय के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है ना। तो इसीलिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें इन्होंने कई नई चीजों के बारे में बताया था जिससे आगे चलकर बहुत सारे अर्थशास्त्री जो थे वो प्रभावित हुए और अर्थव्यवस्था को एक विषय के रूप में पढ़ने की सबकी रुचि जागी। ठीक है ना। तो उनके महत्वपूर्ण जो काम थे वो किन किन क्षेत्र में थे? उन्होंने पूंजीवाद के बारे में बहुत अच्छे से बताया, मुक्त बाजार के बारे में बताया, आपूर्ति और मांग जैसे सिद्धांत दिए। और इन्हीं सिद्धांतों के कारण अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है। तो इनकी कुछ बुनियादी चीजें थी जो इन्होंने बताई थी। सबसे पहले कि वो क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र को वो क्या कहते हैं? धन का अध्ययन। यानी एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन, यानी धन का अगर अध्ययन कर लिया ढंग से तो वही क्या है? अर्थशास्त्र है, वो बताने का प्रयास करते हैं। एडम स्मिथ का मानना था कि व्यक्तियों को प्राथमिक लक्ष्य धन प्राप्त करने पर होना चाहिए। यानी एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि मनुष्य का मेन फोकस किस पर होना चाहिए? धन के ऊपर होना चाहिए, धन कमाने के ऊपर होना चाहिए। क्यों? कि धन जो है वो क्या करता है? बुनियादी इच्छाओं को पूरा करता है। यानी मनुष्य के पास जितना ज्यादा धन होगा वो उतने अच्छे से अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकता है। और धन को एक सिस्टमेटिक तरीके से भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये एडम स्मिथ का मानना था। ठीक है। आगे चलकर क्या हुआ कि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन था उसको दो शाखाओं में विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक शाखा को कहा गया विष्टीय अर्थशास्त्र। ठीक है ना। विष्टीय अर्थशास्त्र क्यों कहा जाता है इसको? या इसको हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है माइक्रोस। ठीक है ना। और माइक्रोस को अगर हम हिंदी में कहें तो उसका अर्थ होता है छोटा। यानी कुछ आर्थिक इकाइयों को जो हम छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। यानी व्यक्तिगत इकाइयां क्या हो सकती हैं? व्यक्तिगत इकाइयों में एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार क्षेत्र हो सकता है, या फिर एक फर्म हो सकती है। इन छोटे स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र करते हैं। आगे आता है हमारा दूसरा जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। इसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसकी भी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से ही हुई है जिसका होता है मैक्रोस, और इसको कहा जाता है बड़ा। यानी अगर हिंदी में कहें तो इसको क्या कहा जाएगा? बड़ा। इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था आ जाती है, एक राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था आ जाती है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? मांग आती है, पूर्ति आती है, ठीक
ठीक है ना, राष्ट्रीय आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, तो इन सब चीजों का अध्ययन क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी एक पूरी एक बड़ी आर्थिक इकाइयों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है, या एक तरह से कह दे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए इसमें कुछ बुनियादी अंतरों को देखा गया कि भाई कि किस चीज की जरूरत कहाँ पढ़ने की है, तो उसके आधार पर उसको विभाजित किया गया समष्टि अर्थशास्त्र में और विशिष्ट अर्थशास्त्र में। तो कैसे पता लगेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और विशिष्ट अर्थशास्त्र क्या है, तो उसमें कुछ बुनियादी अंतर हैं। तो उन बुनियादी अंतर को अगर हम देखें तो अध्ययन की इकाई के रूप में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें एक व्यक्तिगत इकाई, यानी अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे क्या करेंगे हम, व्यक्तिगत इकाई, जैसे बताया था व्यक्तिगत इकाई में क्या आता है, एक व्यक्ति आ जाएगा, एक परिवार क्षेत्र आ जाएगा, एक फर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। इसमें बताया था एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी एक देश की पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी देश के अंदर क्या हो रहा है, कितनी मांग है, संपूर्ण मांग है, कितनी संपूर्ण पूर्ति, तो उन सब चीजों का क्या कर लिया जाता है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, यानी बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। प्रभाव क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों में इनका यूज होता है, तो सीमित क्षेत्रों, यानी अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखें तो सीमित क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जाता है। सीमित क्षेत्र मीन्स कह सकते हैं हम कि एक गांव का अध्ययन कर लिया, ठीक है ना, एक शहर का अध्ययन कर लिया छोटे स्तर पर, तो उन सब की आर्थिक इकाइयों को देखा जाए तो वो सीमित स्तर होता है। ठीक है ना, संपूर्ण क्षेत्र पर, संपूर्ण क्षेत्र का मतलब क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्र का मतलब एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था होगी, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा, एक देश आ जाएगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ जाएगा, तो उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, क्यों अध्ययन किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए किया जाता है, यानी कितना वितरण हो रहा है उस वितरण के सिद्धांतों को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादकता, विस्तार और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों को पढ़ा जाएगा, यानी कितना उत्पादन किया जा रहा है, उस उत्पादन से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है ना, तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। संबंधित विषय कौन कौन से आते हैं इसमें, तो इसमें संबंधित विषय जैसे बताया था मैंने, मांग, पूर्ति, बाजार के स्वरूप, ठीक है ना, छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है कि कितनी एक व्यक्ति की मांग क्या है, ठीक है ना, एक पारिवारिक क्षेत्र की मांग क्या है, औद्योगिक क्षेत्र की मांग क्या है, तो छोटे स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसमें एक देश की कुल मांग कितनी है, कुल पूर्ति कितनी हो रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, संतुलन का प्रकार, यानी इनके बीच में संतुलन देखे तो क्या होता है, इसमें आंशिक संतुलन होता है, थोड़ा बहुत भी संतुलन चल जाता है, ठीक है ना, इसमें सामान्य संतुलन बनाना पड़ता है, यानी एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए समष्टि स्तर पर संतुलन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर देखें विरोधाभास क्या है, तो इन दोनों में अगर विरोधाभास देखें तो व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी होती है, यानी अगर एक व्यक्ति, फर्म, ठीक है, या फिर एक परिवार क्षेत्र है, वो बचत पर ज्यादा ध्यान देता है। वहीं अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें बचत जो होता है वो अलाभकारी होती है, क्योंकि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बचत से कभी फायदा नहीं होता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बचत को सही जगह लगा के, ठीक है ना, और क्या करना पड़ता है, आर्थिक विस्तार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में जो हो गए वो बुनियादी अंतर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।